हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज डिस्कशन की स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही दुखद खबर के साथ। हमारे देश के अनमोल रतन रतन टाटा जी, कल रात इनकी यहाँ पे हमें डेथ की खबर मिली। और देखो, ये जो लॉस है ना, ये हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो एक इंसान को इनकी लाइफ से सीखने को मिलती हैं। चाहे वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हों, प्लस एट द सेम टाइम इन्होंने डेफ़िनेटली अपने जो ब्रांड को तो बहुत आगे लेकर ही गए, बट लोगों की ज़िंदगी के अंदर कंट्रीब्यूशन करना, फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी एक बहुत बड़े थे, राइट? इवन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब कोविड-19 पैंडेमिक आया ना, तो बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया। बट ऐसा बताया जाता है कि टाटा ग्रुप के द्वारा एम्प्लॉइज़ को ले डाउन नहीं किया गया, ले ऑफ नहीं किया गया। एंड आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि किस तरह से एम्पैथी इनके अंदर थी। एंड एक प्रॉपर लीडरशिप का एग्जांपल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत सारे कॉन्ट्रिब्यूशंस इन्होंने किए। ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे जो प्रॉफिट्स होते थे, उनको ये लोगों के अंदर कंट्रीब्यूट करते थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप ओनर्स को मदद किया करते थे। तो डेफिनेटली ये जो लॉस है ना, ये पूरे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 10 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के रिगार्डिंग। देखो, दरअसल में जब हम बात करते हैं ना डब्ल्यूएचओ की, तो आप नोटिस करोगे कि डब्ल्यूएचओ फॉर्मेशन इसका हुआ था 1948 के अंदर, और ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब भारत अभी क्या हुआ है, अभी भारत छठा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन गया है ऑफ कोर फंडिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, डब्ल्यूएचओ की बात जब होती है ना, तो डब्ल्यूएचओ को जो पैसा मिलता है दो तरह से मिलता है। एक होता है असेस्ड कंट्रीब्यूशन एंड दूसरा होता है आपका वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। जब मैं बात करता हूँ असेस्ड कंट्रीब्यूशन की, ये कंट्री जो भी डब्ल्यूएचओ का मेंबर है ना, उनको पे करना ही होता है। पर इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा पे करते हैं। मतलब हो सकता है कोई देश को लगे नहीं यार, डब्ल्यूएचओ अच्छा काम कर रहा है, इसको और हमें पैसा देना चाहिए। कई बार कुछ यूनाइटेड नेशन की जो संस्थाएं हैं, वो पैसा दे सकती हैं। आपकी जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार वो पैसा देती हैं। इसके अलावा कुछ एक फिलान्थ्रोपिक फाउंडेशंस, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स है, ये इनकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी सारा पैसा देती है डब्ल्यूएचओ को। इसी तरह से जैसे मैं आपको बात कर रहा था टाटा ग्रुप की, तो टाटा ट्रस्ट वगैरह हो गया। तो ये सब एंटिटीज़ इस तरह से, प्राइवेट सेक्टर हो गया, ये भी अपने एंड पे इस तरह से पैसा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो डब्ल्यूएचओ के पास जो पैसा आता है, एक तो है असेस्ड कंट्रीब्यूशन एंड दूसरा आपका हो गया वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो भारत ने क्या किया है ना, भारत 2025 से लेकर 2028 के बीच में $300 मिलियन से ज़्यादा पैसा यहाँ पे डब्ल्यूएचओ के लिए देगा, जिस वजह से इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट ग्लोबल कंट्रीब्यूटर यहाँ पे बन चुका है। थोड़ा सा चलो हम डब्ल्यूएचओ की अगर हम बात करें ना, तो डब्ल्यूएचओ का स्ट्रक्चर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो, टॉप के ऊपर ना जो आपकी बॉडी आती है, दैट इज डब्ल्यूएचए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये डब्ल्यूएचओ की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर सभी मेंबर स्टेट्स की कंट्रीज आपको रिप्रेजेंटेटिव उनके देखने को मिल जाते हैं। अब यही डिसीजन मेकिंग हाईएस्ट बॉडी है, ठीक है ना? तो दो जो आपका डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर जनरल होगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा? वो आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही करेगी। इसके अलावा इसका पैसा, इसकी पॉलिसी, ठीक है, जो बजट वगैरह होगा, वो कौन अप्रूव करेगा? वो भी आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही करेगा। चलो, ये तो होगी बहुत पावरफुल बॉडी, पर इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो होगा, उसके लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सेक्रेटेरिएट। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, इनकी मीटिंग्स होती हैं, पॉलिसीज़ वगैरह हो गया, बजट हो गया अप्रूव करना डब्ल्यूएचए का, राइट? एंड एट द सेम टाइम इसके आपको रीजनल ऑफिस अलग-अलग जगह देखने को मिल जाएँगे। टोटल 6 इसके आपको रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें पिछले 1 साल की, यानी कि अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 की, इसमें आप नोटिस कर पाओगे तो लगभग $956 मिलियन असेस्ड कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिला। एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा खासा था, जैसे 6.92 बिलियन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ओवरऑल 87% के आसपास वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, एंड लगभग 12% के आसपास आपको असेस्ड कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। देखो, कई बार ना डब्ल्यूएचओ के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, क्या डब्ल्यूएचओ ढंग से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा? देखो, द आंसर इज कि कुछ एक इशू जरूर हो सकते हैं, पर ज्यादातर केसेस में डब्ल्यूएचओ ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोगों ने पोलियो देखा होगा, राइट? आज के समय पोलियो के जो केसेस है ना, उनमें 99% केसेस का रिडक्शन हो चुका है पिछले, मतलब जब से पोलियो का लिए ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव डब्ल्यूएचओ ने स्टार्ट किया है। तो पोलियो केस में बहुत मैसिव लेवल पे कमी आई है। उसी तरह से आप लोग जानते होंगे स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स के बारे में जानना क्या है, ये तो एरेडिकेट हो चुका है। 1980 के अंदर दुनिया भर से हमने इसको एरेडिकेट करवा दिया। किसने करवाया? डब्ल्यूएचओ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा।
इवन देखो जब हम बात करते हैं ना कोविड-19 पैंडेमिक की, तो उस समय बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठे थे डेफिनिटली आपके विद रिगार्ड्स टू कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रहा है। पर फिर भी अगर हम बात करें दुनिया भर के डॉक्टर्स को, दुनिया भर की हेल्थ एजेंसीज़ को अलग-अलग आपके हिदायतें देना, उनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स देना, ठीक है ना? तो इस तरह से ग्लोबली एफर्ट्स यहाँ पे लीड कौन किए गए? वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा ही लीड किए गए। इवन आपके स्टैंडर्ड्स पब्लिक हेल्थ के लिए, राइट? तो ये सारे काम कौन करता है? ये आपका डब्ल्यूएचओ ही करता है। इवन बाकी चीज़ें आप नोटिस कर लो, चाहे आप मलेरिया की बात कर लो, टीबी की बात कर लो, एचआईवी एड्स की बात कर लो, वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन होना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना, एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज़ को इंश्योर करना, ये सारा काम डब्ल्यूएचओ के द्वारा ही देखा जाता है। एंड आज के समय में डब्ल्यूएचओ और नई चीज़ों की तरफ मूव कर गया है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल हेल्थ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी बन चुकी है। तो डेफिनिटली डब्ल्यूएचओ में कुछ कंसर्न ज़रूर हो सकते हैं, पर इसकी जो इम्पोर्टेंस है, हम उसको भी नकार बिल्कुल नहीं सकते। अगला दोस्तों हमारे सामने जो टॉपिक है, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू आपका फिज़िक्स नोबेल प्राइज़। दोस्तों कल हमने भी एक एक नोबेल प्राइज़ का हमने डिस्कशन कर लिया था। अब फिज़िक्स नोबेल प्राइज़ थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किसको मिला है। देखो यहाँ पर आपके सामने 2 पर्सन्स हैं, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। इन दोनों को इस बार का नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। अब आप पूछोगे इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको यहाँ पे फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया? द आंसर इज इन्होंने काम किया है मशीन लर्निंग के अंदर। पहले मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ये सारे मुद्दे आपको समझा दूंगा। आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी टेक्निक जिसके माध्यम से कंप्यूटर क्या करे, इंसान की इंटेलिजेंस को मिमिक करे, उसी को हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। बिल्कुल उसी का एक सबसेट या छोटा हिस्सा क्या है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है? जब आप कहीं ना कहीं आप स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, आप डेटा का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, जिसके माध्यम से क्या होता है, मशीन्स टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लग जाती हैं। एंड उसी का आगे जाके आपका एक हिस्सा देखने को मिल जाता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर आपके डिफरेंट एल्गोरिथम्स हो गया, ठीक है, जो जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर खुद को ट्रेन कर सकता है, टास्क परफॉर्म कर सकता है, जैसे इमेज को रिकॉग्नाइज करना हो गया, स्पीच रिकॉग्नाइज करना हो गया, ये सारी बातें तो एआई के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज देखने को मिलेगा, वो आपका विद रिगार्ड्स टू मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर आप जो पर्सन देख रहे हो ना, जॉन जे हॉपफील्ड, इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किया। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इस चीज को। देखो आप लोगों ने बायोलॉजी की क्लासेस आपने जब पढ़ी होंगी, तो आपने न्यूरल नेटवर्क के बारे में जाना होगा, है कि नहीं? अब न्यूरल नेटवर्क्स की जब हम बात करते हैं, तो आप नोटिस करते हो कि न्यूरल नेटवर्क्स में अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके डेंड्राइट्स हो गया, आपके न्यूक्लियस हो गया, एक्सॉन हो गया, राइट? ये तो है हमारा दिमाग कैसे परफॉर्म करता है। और दिमाग के अंदर आप नोटिस कर पाओगे कि न्यूरॉन्स के बीच में ऐसे सिनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं। इस तरह से क्या होता है, आपका जो ब्रेन का पूरा पूरा जो आपका कोई भी सिग्नल सेंड करना हो, तो इन्हीं सिनेप्टिक के माध्यम से या सिनेप्सिस के माध्यम से चला जाता है। और अकॉर्डिंगली कई बार हमें कोई चीज़ याद होती है, तो आगे फ्यूचर में हमें पता होता है कि हमें वो चीज़ करनी है या नहीं करनी। मतलब कहने का पॉइंट सिंपल सा है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सीखते हैं। पिछली बार कुछ गलत तरह से कुछ करा था, इस बार उससे सीख के कुछ बढ़िया ढंग से करेंगे। यही तरीका होता है। ये होता है हमारा नेचुरल न्यूरॉन। इसी तरह से वर्क करता है सिनेप्सिस के माध्यम से और आपके न्यूरॉन्स के माध्यम से। अगर हम मान लो इसी तरह से आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर दें, मतलब जो यहाँ पे न्यूक्लियस था, वो यहाँ पर आपका नोड बन गया। उसी तरह से यहाँ पर हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट असाइन कर दिए, राइट? एंड आगे जो ये सिनेप्टिक मैसेजेस हमारे जो सिग्नल्स जा रहे थे, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी आउटपुट बन जाएगा। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन था, उसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल में कन्वर्ट कर दें? सेम वही चीज़ जो आपके दिमाग में हो रही है, जैसा आपका दिमाग परफ़ॉर्म कर रहा है, क्या वही सेम चीज़ हम सिग्नल्स के अंदर नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है? आपका नोड ही तो हुआ, तो नोड एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे सिनेप्सिस के माध्यम से थे, उसी तरह से यहाँ पर भी कनेक्टेड है। तो एक तरह से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर जैसे हम दिमाग हमारा सीखता था ना किसी चीज़ को, कि पहले गलती हुई थी, अब इसको और बढ़िया ढंग से करेंगे, पिछले एक्सपीरियंस से सीखेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एंड यही यहाँ पे इनके द्वारा किया गया कि इनके द्वारा एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यहाँ पे क्रिएट किया गया, जो कि ह्यूमन ब्रेन के नर्व सेल्स के नेटवर्क को रिजेंबल करता था, उसके साथ मैच करता था। तो यानी कि इन्होंने पहली बात तो ये करी, इसके साथ ही साथ इसके माध्यम से क्या हुआ, कंप्यूटर सिस्टम देखो कैलकुलेशन तो परफॉर्म करता ही था, पर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के साथ-साथ अब वो याद भी रखने लग गया, अब वो सीखने भी लग गया कि यार अच्छा, पिछली बार ये गलती हुई थी, इस बार आगे से इस तरह से करेंगे तो और बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो हॉपफील्ड नेटवर्क आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है यूजिंग द एंटायर नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड नॉट द इंडिविजुअल कांस्टेंट। ये जो बात कर रहे थे ना हम 1-0 की, तो पूरे के पूरे नेटवर्क को यहाँ पे देखा जाता है। इसके माध्यम से अगर हम बात करें ना, हॉपफील्ड का जो वर्क था,
उसके माध्यम से किसी शेप को, किसी साउंड को अगर उसने पहले सुन लिया है या किसी शेप को पहले देख लिया ना, तो फ्यूचर में उसको रिकॉग्नाइज करना या उसको आइडेंटिफाई करना उसके लिए आसान था। ये था हॉपफील्ड का बेसिक जो उन्होंने काम किया। इसके बाद आ जाते हैं हिंटन जी। हिंटन जी ने ना इन्हीं के ऊपर काम किया, मतलब जो हॉपफील्ड का काम था ना उसको और आगे लेके गए। उनका जो एडवांस था, मतलब जो सिस्टम था उनका और एडवांस हो गया, क्योंकि वो सिर्फ शेप और साउंड ही नहीं बल्कि वॉइस एंड पिक्चर्स को भी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकता था। तो आप नोटिस कर पाओगे किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना हो गया, वो इनके द्वारा और इस चीज़ को बेहतर किया गया, उसको स्ट्रेंथन किया गया। एंड साथ ही साथ मतलब बार-बार इनपुट्स वो देते रहे, तो उससे कहीं न कहीं आपकी मशीन की क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। देखो मशीन लर्निंग यही तो होती है, आप उसको इनपुट देते हो, उससे कुछ ना कुछ आउटपुट आता है। अगर तो ये आउटपुट आया एक्सपेक्टेड जितना ही, क्योंकि जितना हमने एक्सपेक्टेड किया था, तो मतलब हम सही रास्ते पर हैं। राइट। पर अगर मान लो एक्सपेक्टेड आउटकम और जो एक्चुअल आउटकम आता है, इसके बीच में कुछ गैप होता है, तो ये आउटपुट क्या करेगा, इसको सिग्नल भेजेगा ना कि यार जो तरीका हमने अपनाया वो गलत था। क्यों? क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम। तो क्या करेगा वो, अगली बार कुछ चेंजेस करेगा। तो ये क्या हो रही है, ये ट्रेनिंग की तो हो रही है, जहां पर अपने एक्सपीरियंस से आप सीखते रहते हो। इसके अलावा हिंटन ने ना एक आपका मेथड भी डेवलप किया जिसका नाम होता है बैक प्रोपगेशन। देखो दरअसल ये जो मैं आपको चीज बता रहा था ना, ये आपका बैक प्रोपगेशन ही कहलाता है। मतलब एक तरह का फीडबैक जाता है यहाँ पे। यहाँ पर क्या होता है कि आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अपने एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम को सीखता है, एंड उसके हिसाब से फिर अगली बार उस गलती को नहीं करने की कोशिश करता है। या अपना जो ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर आपके वेट्स होते हैं, इन वेट्स को उस हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा, जिसके माध्यम से कि अगली बार आपका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है और पोटेंशियल आपका एक्चुअल आउटकम है, उनके बीच में डिफरेंस ना आए। ये जो एरर होता है, एरर को कम करने की कोशिश करी जाती है। इसी को आप नोटिस करोगे हिंटन का ये जो वर्क था। इवन हिंटन ने ना एक और भी टेक्नीक इसमें इस्तेमाल करी। जैसे एक होता है हमारा हॉपफील्ड नेटवर्क, जहां पर आप नोटिस कर पाओगे जहां पे सारी की सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। इन्होंने हिंटन ने इसके भी आगे जाके आपकी बोल्ट्जमैन मशीन का यहाँ पे इस्तेमाल किया, जहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि इन्फॉर्मेशन को मेजरली दो लेयर्स में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था, एक ऊपर वाली लेयर, एक नीचे वाली लेयर। इसके आगे भी जाके रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन भी आ गया, बट उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बट आपको ध्यान में रखना है कि नेटवर्क्स के अंदर आपका हॉपफील्ड नेटवर्क और आपका बोल्ट्जमैन मशीन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर वर्क के लिए यहाँ पर इनको आपके मशीन लर्निंग के पाइनियर्स को यहाँ पे फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2024 देखने को मिल जाता है। बाकी मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया मशीन लर्निंग का। और मशीन लर्निंग आप नोटिस करोगे एआई का आपको एक सबसेट देखने को मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं डेटा के बेसिस के ऊपर डिसीजंस बनाता है, उनसे सीखता है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है ना। एंड साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है ना, अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं उनको ऑप्टिमाइज किया जाता है। जो मैं बात कर रहा था ना कि इनपुट्स हैं, उनको यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो समय समय के साथ। एंड अकॉर्डिंगली इसके बेसिस के ऊपर सारी चीज़ इसको पता लग जाएगी, तो उस हिसाब से डिसीजन ले पाएगा, प्रिडिक्शंस भी कर पाएगा। इवन इसके बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो स्पैम फिल्टर्स हो गया, ठीक है ना, कि स्पैम ईमेल्स को जैसे कई बार आइडेंटिफाई करना होता है। तो आप नोटिस करते हो ना, कई बार आपकी जीमेल अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाती हैं। वो तरीका क्या है, उसने एक रिकॉग्निशन कर लिया है कि यार जब भी स्पैम आता है ना कुछ इस तरह से आता है, तो जब स्पैम आएगा वो ऑटोमेटिकली उस फ़ोल्डर में चला जाएगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट करना, न्यूरल नेटवर्क्स तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे और एप्लीकेशंस हैं, स्पीच को रिकॉग्नाइज़ करना, ट्रैफिक को प्रेडिक्ट करना, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, राइट, आपका मेडिकल डायग्नोसिस, ये सब चीज़ें आपकी मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन के अंदर आ जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आने वाले प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या-क्या यूजेस हैं, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है फतेह 2 के बारे में। देखो ये फतेह 2 क्या है? फतेह 2 दरअसल में आपको एक मिसाइल देखने को मिल जाएगी। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। समझे इस बात को? बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में चर्चा मैंने कई बार कर रखी है। अब एक्चुअल में ना, क्योंकि ये इंडिया की मिसाइल नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। दरअसल में ईरान ना ये हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे कि फतेह 2 इसको इस्तेमाल कर रहा है इज़राइल के अगेंस्ट। अब इसकी बात जैसे मैंने करी कि ये हाइपरसोनिक है। एक्चुअल में इसकी स्पीड आप नोटिस करोगे तो आपकी इसकी स्पीड माक 5 से लेकर माक 20 के बीच में निकल जाएगी। माक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड के इक्विवेलेंट, राइट? कि जितनी साउंड की स्पीड होती है ना उसको बोलते हैं 1 मैक। तो अगर मैं बोलता हूँ 5 मैक, इसका मतलब क्या है? 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से लेकर 20 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड के बीच में इसकी जो स्पीड होती है वो इतनी हो सकती है। बाकी ये कहीं न कहीं मिसाइल को अलाउ करता है कि जो आपका हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है कि वो मैन्यूवर कर पाए, थोड़ा अपना डायरेक्शन को भी यहाँ पे चेंज कर पाए। बाकी इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी। एंड ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भी एक्सेलरेट करती है। एंड इसका जो एरोडायनामिक कंट्रोल सर्फेस है ना, इसके माध्यम से थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इंडिया की नहीं है तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट एक बेसिक आइडिया ज़रूर आपको होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चीज़ न्यूज़ में आ रही है।
अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2023। अब ये जो रिपोर्ट है ना, इसको रिलीज रिसेंटली किया गया और इसको रिलीज किया गया बाय डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आपको इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो 2023 का साल था ना, वो पूरी दुनिया के जो ग्लोबल रिवर्स है ना, उनके लिए ड्राइएस्ट ईयर, उनसे सबसे सूखा साल हमें देखने को मिलता है इन ओवर 3 डेकेड्स। लगभग 33 साल के अंदर सबसे जो सूखा साल था वो आपका 2023 था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जितने भी आपको रिवर्स थे पिछले 5 साल के अंदर, बिलो एवरेज वहां पे पानी आपको देखने को मिल जाएगा, रिवर फ्लो आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें, पानी जो कम्युनिटीज के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए, इकोसिस्टम के लिए है, वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। 2023 एक दूसरा कंसेक्टिव ऐसा साल था जहां पर सारे के सारे ग्लेशियर रीजन्स ने ना आइस को लूज किया। मतलब ग्लोबली आइस लॉस की अगर हम बात करें तो हर रीजन के अंदर आइस लॉस देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, और सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये सब जगह की बात हमें देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, 2023 हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से बहुत सारे आपको फ्लड्स भी कई जगह देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखो नेगेटिव इम्पैक्ट में ड्रॉट भी आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट में आपका फ्लड्स भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट निकाली जाती है, ये डब्ल्यूएमओ के द्वारा निकाली जाती है 2021 से। हर साल इस तरह से डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट को निकाल रहा है। जो भी इसके पास डेटा आता है ना, वो वहाँ की उस पर्टिकुलर कंट्री की जो आपकी हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा, कुछ और संस्थाओं के द्वारा, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलाकर अकॉर्डिंगली ये डेटा निकाला जाता है। दोस्तों बात अगर थोड़ी सी मैं आपको डब्ल्यूएमओ की बताऊं ना, तो एक्चुअल में इसको जो स्टार्टिंग होती है, वो इसकी स्टार्टिंग वैसे 1873 में होती है। उस समय इसको आईएमओ, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा के नाम से जाना जाता था। बाद में 1950 के अंदर इसका नाम बदल के रख दिया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दो बातें जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी। पहली बात कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आपकी यूएन की आपको एक स्पेशलाइज एजेंसी देखने को मिल जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं काम करती है आपके वेदर फिनोमेना हो गया, आपका हाइड्रोलॉजी हो गया, उन सेक्टर्स के अंदर आपको ये काम करती हुई देखने को मिल जाएगी। डेफिनेटली इंडिया भी इसका आपको मेंबर देखने को मिल जाएगा, एंड आज के समय इसके 193 मेंबर स्टेट्स एंड टेरिटरीज देखने को मिल जाती हैं। इसके हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी देखो, गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस जो है वो इसकी सुप्रीम बॉडी है, जो हर 4 साल बाद यहाँ पे मिलती है ताकि इसका एजेंडा सेट किया जा पाए। एंड अकॉर्डिंगली इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो कि हर साल मिलती है, इसको इंप्लीमेंट करती है पॉलिसीज को। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक सेक्रेटरीट है जो कि सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेड किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरह यहाँ पे काम करता है। ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2023 के बारे में। आगे आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडिया हैज एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कहा है। देखो ये पर्टिकुलर डिजीज के बारे में थोड़ा आपको समझना होगा। ट्रैकोमा ना दरअसल में आपकी आंखों के साथ एक लिंक्ड एक बीमारी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर इसको ढंग से ट्रीट नहीं किया गया ना, तो उससे एक इंसान का हमेशा के लिए वो इंसान अंधा हो सकता है। ये आपका ट्रैकोमा। ट्रैकोमा आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, आपके सामने ये बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा, क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, तो इसके इन्फेक्शन की वजह से ये जो आपकी ट्रैकोमा डिजीज है ये कॉज होती है। इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि दिस इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। पहले मैं आपको एंटिटी समझा देता हूँ। एक्चुअल में क्या है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का मीनिंग ये होता है कि देखो वर्ड क्या है, नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड मतलब कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। कई बार ना जब हम बात करते, जैसे डब्ल्यूएचओ की भी बात करते हैं कि अलग अलग जगह पे डिस्कशन होते हैं, तो ट्रैकोमा की बात बहुत ही कम होती है। ग्लोबल एजेंडा से ये कहीं ना कहीं एबसेंट ही रहते हैं, राइट। प्लस एट द सेम टाइम ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर हमें ये ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं, जैसे लो इनकम कंट्रीज हो गया आपका अफ्रीका, एशिया या अमेरिका के कुछ एक ऐसे रीजन जो कि अपने आप में तो उतने डेवलप नहीं है। तो कोई भी हो सकता है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हो गया, पैरासाइट हो गया, उनकी वजह से कॉज हो सकती है। पर ये निगलेक्टेड होते हैं, यानी कि इनके ऊपर ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं होता। थोड़ा मैं आपको और इसके बारे में बताऊं तो आप नोटिस कर पाओगे कि अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, यहाँ पर आपके जो गरीब देश हैं, ठीक है ना, आपके जो पूर्व एरियाज हैं, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। इसके स्प्रेड के बारे में अगर हम बात करें ना, तो मान लो अगर कोई पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उसके साथ पर्सनल कांटेक्ट आने से, चाहे हाथों के माध्यम से, उसके क्लॉथ यूज करने से, ब्लीडिंग, हार्ड सरफेस के टच करने से, उसके माध्यम से उस इंसान तक ये फैल सकता है। या फिर इवन आपकी जो मक्खियां होती हैं, जो फ्लाइज होती हैं, वो भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आती हैं, फिर किसी दूसरे पर्सन पे जाती हैं, तो उसके माध्यम से भी ये फैल सकता है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक सेफ स्ट्रेटजी यहाँ पे रिकमेंड करी गई है। सेफ का मतलब है एस से सर्जरी, ए से आपको एंटीबायोटिक्स, एफ से है फेशियल क्लीननेस, एंड ई से आपका इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट। अगर किसी को हो चुका है तो प्रॉपर सर्जरी करवाई जाए ताकि उसको ट्रीट किया जा पाए समय के ऊपर, एंटीबायोटिक्स के माध्यम से, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है तो ट्रीट किया जाए। इसी अलावा अगर हम बात करें, आप फेशियल क्लीननेस रखें ताकि इस तरह की इश्यूज आए ही ना,
एंड अगर हमारा इन्वायरमेंट इंप्रूव होगा तो कहीं ना कहीं इससे भी ट्रकोमा के केसेस कम करने के अंदर हमें हमें और अचीवमेंट मिलेगी। तो भारत ने तो देखो इसको एलिमिनेट कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। पर अगर हम बात करें दुनिया भर की, तो 20 कंट्रीज ने आज तक के यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर दिया, जिसमें इंडिया का भी अब नाम जुड़ चुका है। इवन पाकिस्तान और बाकी कुछ देशों ने भी इसको ऑलरेडी यहाँ पे एलिमिनेट कर चुके हैं। पर अगर हम बात करते हैं ना दुनिया भर की, तो दुनिया भर में लगभग 15 करोड़ केसेस हमें देखने को मिलते हैं ट्रकोमा के। बहुत ही मैसिव लेवल के ऊपर है। एंड ऐसा बताया जा रहा है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि लगभग 60 लाख लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं काफी बड़े रिस्क के ऊपर हैं कि वो इससे अंधे हो सकते हैं। राइट। दुनिया की अगर हम बात करना चाहें तो आप और देख पाओगे कि 2021 में लगभग 70,000 लोगों को जो सर्जिकल ट्रीटमेंट था वो दिया गया। ठीक है, सेफ स्ट्रेटजी हमने अभी डिस्कशन करी। इंडिया के द्वारा भी देखो बहुत सारे काम किए गए, जैसे हमने 1963 के अंदर ही नेशनल ट्रकोमा कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। एंड इसका हमें बाद में जाके इंटीग्रेट कर दिया भारत का जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। और साथ ही साथ 2017 में हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर फ्री, इंडिया को डिक्लेयर फ्री कर दिया था फ्रॉम ट्रकोमा। पर सर्वेलेंस चलता रहा 2019 से लेकर 2024 तक। एंड फाइनली डब्ल्यूएचओ ने एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ट्रकोमा को इंडिया से एलिमिनेट ये घोषित कर दिया है। राइट। बाकी आप नोटिस कर पाओगे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के अंदर टोटल 17 डिजीज इस तरह से आ जाती हैं, जिनमें आप और बाकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। ट्रकोमा उनमें से आपको एक देखने को मिल जाएगा। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। देखो दरअसल में क्या होता है ना, स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, इनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है, दैट इज फ्री टू थिंक। उसी फ्री टू थिंक रिपोर्ट का एक इंडेक्स आता है, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक्चुअल में आज के समय आपको यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है अलग अलग। उन यूनिवर्सिटीज में कितनी फ्रीडम है, अब ये फ्रीडम अपनी बात को आगे रखने की, वही यहाँ पे ये चेक करती हैं। एंड अगर हम बात करें ना एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स की, तो इस इंडेक्स ने ना इंडिया के बारे में काफ़ी काफ़ी खराब चीज़ें बात करी हैं। खराब इन द सेंस कि इंडिया की इमेज को यहाँ पे धक्का लग रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे बात करी गई है कि पिछले 10 साल के अंदर ना बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जो बताते हैं कि एकेडमिक फ्रीडम इंडिया में कम हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेएनयू, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहां पर एकेडमिक बिल्डिंग्स के पास कोई इंसान प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो उसका प्रोटेस्ट पूरी तरह से बैन है। उसी तरह से अगर हम बात करें नई दिल्ली के अंदर आपको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। वहां पर तो कैंपस के ऊपर पूरी तरह से यहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट करना पूरी तरह से बैन है। इवन यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स और जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं, वो है आपके जैसे अशोका यूनिवर्सिटी के कॉरस्पॉन्डिंग। राइट। अशोका यूनिवर्सिटीज के एक प्रोफेसर थे, ठीक है ना, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया कि उनको इन दी एंड रिजाइन करना पड़ा। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इनके ऊपर जो प्रेशर डाला गया था, वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के द्वारा यहाँ पे प्रेशर डाला गया था, क्योंकि वहां के एक प्रोफेसर ने इलेक्शंस के बारे में बात लिख दी थी कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस के अंदर कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती है जो कि उसको नहीं करना चाहिए। तो इतना प्रेशर पड़ा कि प्रोफेसर को यहाँ पे रिजाइन करना पड़ा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप पढ़ोगे ना, तो और भी चीजें मेंशन करी गई हैं कि कुछ इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेसर नताशा कॉल, उनको यहाँ पे इंडिया से आने से ही बैन कर दिया गया है आरएसएस के द्वारा, क्योंकि उन्होंने आरएसएस का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इन्होंने बताए हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर। मैं उस मुद्दे के अंदर जाऊंगा नहीं, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे इसको बिलीव करना चाहते हो। बट इंडिया की जो छवि है इस रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने थोड़ी सी खराब जरूर करी है। देखो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फ्रीडम इंडेक्स की, तो यहाँ अकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स की, तो यहाँ पर नोटिस करने को मिलेगा कि 2013 के अंदर हमारा स्कोर था 0.6 पॉइंट, अब ये कम हो गया है 0.2 पॉइंट के ऊपर। ठीक है। तो बाकी इस पर्टिकुलर जो स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है, इसमें आपको दुनिया भर की 665 यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएगी, जैसे आपका न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी, इस तरह से। तो इंडिया के बारे में जो बातें इन्होंने कही हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इवन और भी बहुत सारे एग्जांपल है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ कई बार इश्यूज आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केरला के गवर्नर हैं, उन्होंने जो स्टेट के साथ काफी उनका झगड़ा हो गया था जब उनको चांसलर यूनिवर्सिटी का हटाया गया था। तो इस तरह से इंडिया को यहाँ पे इन्होंने कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी में डाल रखा है। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। आज आपको टोटल 3 एमसीक्यूज में आपके लिए लेकर आया हूँ। एक पहला क्वेश्चन है आपका 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू प्ली बार्गेनिंग, एंड तीसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू रूमी 1। ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर रखे हैं, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कितनी आपको चीजों की रिवीजन है, कितना आपको चीजें याद है। कल दोस्तों मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। पहला होमवर्क था कि 1929 का सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई जो सेल्फ गवर्नमेंट का गोल है ना, वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। बिल्कुल ही गलत बात है। देखो ये आपका 1906 का जो कैलकाटा सेशन हुआ था ना,
उसके अंदर यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट का गोल डिक्लेयर किया गया था। एक बेसिक आइडिया तो होगा ना आप लोगों को। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है, और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। 1929 का सेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाहौर सेशन जिसमें आप जानते होंगे, ठीक है, और उसमें आपके जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो उसी समय पूर्ण स्वराज को गोल अडॉप्ट किया गया था। तो सेकंड इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अलग टाइम है, 1929 सेशन एक अलग टाइम है कि नहीं? तो ये बात तो अपने आप में गलत हो जाएगी, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि वो तो 1919 1920 की बात है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट अपने आप गलत है। थोड़ा क्रोनोलॉजी पता होगी ना तो चीजें हो जाएंगी। और चौथा कह रहा है कि पार्टिसिपेट इन आरटीसी इन लंदन। इनफैक्ट ये भी बाद में हुआ, ये 1931 की बात है, ठीक है, जब हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी जाते हैं, उससे जस्ट पहले की बात है। तो ये बात भी अपने आप में इनकरेक्ट होगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। यहाँ पर कह रहा है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, मतलब उसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब हम बात करें ना ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो भाई आपके जो इलेक्शंस हैं, जैसे आपके पार्लियामेंट के लिए हो गया, राइट, एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं स्टेट्स के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, वो भी ईसीआई ही कंडक्ट कराता है। जैसे अभी हरियाणा में इलेक्शन हुए थे ना, या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, वो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही करवाए थे। फिर आप पूछोगे सर स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कराता है? अरे जो आपकी लोकल बॉडीज होती है ना, उनके इलेक्शन, जैसे आपके पंचायत के इलेक्शन हो गया, राइट, आपके अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो गया, वो करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। दैट इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। देखो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में क्या है, ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स है ना, यहाँ पर स्टेट डिटरमिन करती है, ठीक है ना। बट यहाँ पे मतलब आपका जो गवर्नर है बेसिकली वो यहाँ पे डिटरमिन करेंगे। तो इसमें कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, हो सकता है 5 साल हो, किस जगह पे 6 साल हो। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि आपके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल गलत। एक्चुअल में स्टेट इलेक्शन कमीशन को ना बिल्कुल वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे कि आपके एक हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो ये तीसरा भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वन ओनली विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के बारे में। देखो आप लोगों ने ना कई बार ऐसा देखा होगा कि मान लो आपको कुछ बीमार हो, मान लो आपको बुखार भी है, आपका गला भी खराब है, आपको जुकाम भी है ना, हो जाता है ना कई बार। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको 3 3 दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कि बुखार के लिए अलग, जुकाम के लिए अलग, गले खराब के लिए अलग। अगर मैं इनकी जगह बस आपको एक ही दवाई दे दूं तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसी चीज को बोलते हैं हम एफडीसी, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके अंदर ना वो सारे अलग अलग आपके दो या दो से ज्यादा आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाते हैं इन अ सिंगल डोजेज फॉर्म। तो ये होता है आपका फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये एफडीसी तो बहुत बढ़िया चीज है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इसके 2 3 कारण है जिस वजह से ये खराब हो जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है ना, हम लोग ओवर द काउंटर ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब केमिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें दवाई दे दो, ठीक है ना, हमारे ये इश्यूज हैं। तो कई बार क्या होता है ना, हम प्रॉपर चीजें जांचते नहीं है। अब हो सकता है भाई आपने ये जो ड्रग इस्तेमाल करी और आपको सिर्फ बुखार और गला खराब था, जुकाम आपको था ही नहीं, और आपने ये तब खा ली। तो भाई जब जुकाम है ही नहीं तो इसको खाने की जरूरत क्या है, क्योंकि इस फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के अंदर तो जुकाम वाला कंपोनेंट भी ऐड है, राइट। एंड ऊपर से कल को आगे जाके जब फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन के अंदर सब कुछ है, पर तब भी आप उसको खाए जा रहे हो जिसकी आपकी जरूरत भी नहीं है, तो उस केस में आगे जाके ना आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी आपको हो सकती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कि मान लो आप एंटीबायोटिक खाए जा रहे हो, उसकी जरूरत भी नहीं थी आपको, तो जब आप इस तरह से खाते हो तो एक समय के ऊपर हो सकता है कि बैक्टीरिया रेजिस्ट कर जाए, आपकी मेडिसिन को रिएक्ट ही ना करे। ऊपर से ऐसा भी देखा गया है कि कई बार पता क्या होता है, कि मान लो ये तीनों दवाइयां जो भी आपके बुखार, जुकाम और गले खराब के लिए थी, मान लो ये अप्रूव्ड है, ठीक है ना, पर फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन के लिए अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है। पर ऐसा देखा गया कि इसके लिए अप्रूवल कई बार ढंग से होता ही नहीं। ढंग से मतलब कि ऐसे ही बिना देखे अप्रूवल दे दिया जाता है। क्योंकि देखो यार, इस तीनों को अलग अलग खाने से कोई दिक्कत नहीं है, राइट, पर इनको इकट्ठा करके अगर आप खिलाओगे तो हो सकता है कुछ आपकी बॉडी कुछ एडवर्स रिएक्शन आ जाए, हो सकता है ना। अब देखो एक्चुअली मैं आपको सिंपल सा लॉजिक देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप कई बार कोई 3 चीजें खा रहे हो, मान लो आपने ठीक है अभी बिरयानी खाई, आपने उसके बाद थोड़ा पनीर खा लिया, उसके बाद थोड़ा सा दाल खा ली, तो दिक्कत नहीं है, तीनों आप खा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अलग अलग खाए हैं, अब मैं इनको मिक्स कर दूं, ठीक है ना, उसी बिरयानी के अंदर सारा कुछ मतलब डाल दूं, तो हो सकता है आपकी बॉडी कुछ एडवर्स रिएक्शन दे। या चलो और छोड़ो, तीसरी चीज मैंने आपको यहाँ पे बोल दी कि तीसरी चीज खीर है, यहाँ पे कुछ मीठा है, तो मीठा भी आप बिरयानी के अंदर डाल के खा लोगे क्या?
दिक्कत आएगी ना। तो एक्चुअली फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन के अंदर ये सब दिक्कतें भी आती हैं। रेगुलेशन की तो आती ही आती है, पर कई बार बॉडी एडवर्स रिएक्शन भी यहाँ पे दिखा सकती है। एंड जब आपने पूरा रेगुलेशन, पूरा टेस्टिंग प्रॉपर्ली नहीं की ना, तो कई बार ऐसा होगा कि फिक्स्ड ड्रग्स कॉम्बिनेशन से आपकी बॉडी को उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी संस्थाओं के द्वारा एफडी इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं पिछले कुछ समय के अंदर। तो एक्चुअली में बातें तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों की दोनों ठीक है कि यहाँ पे डिजीज़ेज़ को यहाँ पे ट्रीट किया जा सकता है, पर आपको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पता होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 इज़ करेक्ट हियर, राइट? इसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपसे पूछा था कि नोबेल प्राइज़ को पोस्टमसली अवार्ड किया जा सकता है, नहीं, ये बात अपने आप में गलत है, राइट? सीईआरसी की बात करें तो ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो निक्षय पोषण योजना, पहले देखो इसके अंतर्गत 500 रुपये मिलता था, अब इसको चेंज करके 1000 रुपये कर दिया गया है, तो इस थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, 2000 वाली स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।